हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्सॉन ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। मैंने आपको लास्ट न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। देन न्यूट्रिशन का हम जनरल इंट्रोडक्शन एंड जो जितने भी टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के वो कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। सो देखिए, प्लांट के न्यूट्रिशन को आज आगे कवर करेंगे। देखिए, नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे। और हमने बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है, फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसीजर के थ्रू प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या नेसेसरी चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों चाहिए ये भी सारी चीज़ें बात कर चुके हैं। तो हम शुरू करेंगे आज फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ना। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है वो एनवायरनमेंट से CO2 को लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू CO2 आ जाती है एंड उस CO2 के अंदर हाइड्रोजन्स को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, CO2 के अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स को ऐड कर देंगे एंड CO2 में जैसे ही हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि फूड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा डिटेल के अंदर हम समझेंगे आगे। जैसे एनवायरनमेंट से तो CO2 ले ली, ठीक है, रूट्स और रूट्स के थ्रू जो है वो लीफ के पास में क्या आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, एंड अब इस CO2 के अंदर क्या करेंगे कि समझना इस चीज़ को, ये जो हाइड्रोजन है वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको CO2 के अंदर जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा एंड जैसे ही इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर अपने फूड का C6H12O6। हम इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। साथ साथ में हमें ऑक्सीजन रिलीज होते हुए मिल जाएगी। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। सो अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 6 CO2 का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, 6 CO2 का यूज़ किया जाएगा, 6 H2O का यूज़ किया जाएगा एंड साथ साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगी। तो आज अपन इस इक्वेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ आपको ये। देखो क्या होता है, जो फूड सिंथेसिस का प्रोसीजर है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है और प्लांट्स का फूड जो है वो नो डाउट कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में जो है वो फूड बनता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो है यही ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया तो स्टोर्ड फॉर्म जो है फूड की वो है स्टार्च प्लांट में। ठीक है ना, क्या है, स्टार्च। अब सबसे पहले तो देखें, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देख सकते हो C6H12O6। तो एक ग्लूकोज को बनाने में कार्बन कितने चाहिए, 6 चाहिए। 6 कार्बन चाहिए तो नो डाउट हमें CO2 भी 6 चाहिए होंगे। ठीक है ना, ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, कार्बन जो है वो 6 हो जाएंगे। देन आप देखिए हाइड्रोजन जो है वो हमें 12 चाहिए और हाइड्रोजन वाटर से आएगी तो एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन थी तो टोटल 6 मॉलिक्यूल चाहिए ताकि 6 × 2 12 हाइड्रोजन मिल जाएंगे हमें। ठीक है, एंड ऑक्सीजन 6 चाहिए तो ऑटोमेटिकली देखिए अगर आपने इसके आगे ऑक्सीजन लगा दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गए। आप थोड़ा सा इसमें एक चीज़ समझिएगा, जो CO2 होती है ना, यहाँ पे CO2 ये कन्वर्ट हो रही है फूड में, CO2 इज कन्वर्टिंग इनटू फूड एंड H2O जो है ये यहाँ कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत बार एक चीज़ का जो है वो भ्रम होता है स्टूडेंट्स को कि जो CO2 होती है उसी में से ऑक्सीजन निकल के एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, कि प्लांट्स ने जो भी CO2 ली है उसी में से ऑक्सीजन निकलेगी और बाहर निकल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्लांट्स CO2 लेते ज़रूर हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कभी भी CO2 की O2 नहीं होती। ये जो CO2 में O2 है ना वो कभी नहीं निकलती है, वाटर में से जो ऑक्सीजन है वो निकलेंगी। ओके, ऐसा होता है। तो वाटर जो है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में एंड CO2 इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। ओके, क्लियर है। चलिए अब देखो, एनवायरनमेंट से जब CO2 को गेन किया गया तो CO2 जो है कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है। ठीक है, एनवायरनमेंट से प्लांट ने CO2 को ले लिया। ठीक है, CO2 को ले लिया
अब इस CO2 के अंदर जो है, CO2 को अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो कार्बन तो है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो हाइड्रोजन डोनर जो है वो वाटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। वाटर जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर है। अब देखिए होगा क्या कि कोई भी किसी एनर्जी का यूज़ करते हुए, ठीक है, किसी एक एनर्जी का यूज़ करते हुए सबसे पहले तो हमें यहाँ से वाटर में से हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा और फिर बाद में इस हाइड्रोजन को जो है वो CO2 के अंदर जोड़ना पड़ेगा, CO2 में जोड़ना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत कॉमन सी चीज़ें देखें, किसी के भी केमिकल बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है, ठीक है, किसी के केमिकल बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बात समझना कि हम यहाँ पर एक एनर्जी का यूज़ करेंगे। कौन सी एनर्जी होगी बताइए? कौन सी एनर्जी होगी? सनलाइट, है ना। लास्ट लेक्चर पूरा उसी के ऊपर था, सनलाइट। तो सनलाइट यानी सोलर एनर्जी का हम यहाँ यूज़ करेंगे और वो जो एनर्जी होगी वो क्लोरोफिल ट्रैप करेगा, जानते हो ना अच्छे से, ठीक है। क्लोरोफिल ट्रैप करेगा, जिसने लास्ट लेक्चर देखा उसको पता है, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर देखिए एंड पता चलेगी चीज़ें कि हम यहाँ पर क्लोरोफिल क्यों लिखते हैं, सनलाइट क्यों लिखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो देखिए क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी इस वाटर के अंदर से हाइड्रोजन्स जो है वो उसको रिलीज़ कर देगी। एंड देन बाद में यहाँ पर हमें एक पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का वो यही होगा, ठीक है, कि वाटर जो है उसको अपन ब्रेक डाउन कर देंगे, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। एंड नेक्स्ट क्या होगा कि हम CO2 के अंदर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं कि हम बोल दें यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल with the help of solar energy, with the help of solar energy। ये हमने यहाँ पर किया, सोलर एनर्जी के कारण जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था उसको तोड़ दिया। देन हमने हाइड्रोजन्स को निकाल करके CO2 में ऐड किया। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि एडिशन ऑफ H+ में कैसे कन्वर्ट हुआ है भी देखेंगे, है ना। एडिशन ऑफ H+ यानी हाइड्रोजन इनटू CO2, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ओके। अब एक बात समझना, देखिए जब भी कभी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन किया जाता है तो बायोलॉजी में उसको लाइसिस बोला जाता है, ठीक है, लाइसिस। और अगर इसका जिसके थ्रू लाइसिस कर रहे हो उसका नाम आगे लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। तो हम इसको लिखेंगे, ये स्टेप जो है ना इन शॉर्ट कहलाता है, इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो फोटोलाइसिस का मतलब देखें क्या होता है कि फोटोन मीन्स सनलाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो सनलाइट की हेल्प से हम इसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया फोटोलाइसिस, ठीक है। अब वाटर का कर रहे हो तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बिकॉज देखें ये जो रिएक्शन है ना, इसको दिमाग में क्लियर बिठा लेना कि हमें इस रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, H2O में से हाइड्रोजन्स को निकालना है एंड CO2 के अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि CO2 में जैसे हाइड्रोजन ऐड होगी तो ग्लूकोज बन जाएगा। बस एक ही थॉट लेकर चलना है। अब हमें हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ा, वो एक स्टेप हो गया। CO2 को जोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ा, वो अदर स्टेप हो जाएंगे। एंड H2O के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज होगी, वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। मेन प्रोडक्ट नहीं है वो हमारा, मेन प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज बनाना है, वो चीज़ क्लियर रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया सबसे पहला प्रोसीजर। तो हम बोल सकते हैं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हमारा पहला स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप आया एडिशन ऑफ H+ आयन इनटू CO2। हम CO2 के अंदर जो है वो हाइड्रोजन्स को ऐड करेंगे। सो देखिए केमिस्ट्री जो होती है ना, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ये माना जाता है कि अगर आप किसी में हाइड्रोजन्स को ऐड कर रहे हो तो हम उस प्रोसीजर को रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये चीज़ अपने आएगी, आगे केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ेंगे अपन, तो वहाँ पे देखेंगे
कि एडिशन ऑफ H+ into any molecule is called reduction, ठीक है, and removing of hydrogen ion from any molecule is called oxidation, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं वो अपोजिट प्रोसेसेस हैं, ध्यान रखना। वापस बोल देती हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ओके, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या हो गया कि H+ आयन जो है हम CO2 में ऐड कर रहे हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर अपन CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे तो ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। तो मैं इसको और करके लिख सकती हूँ कि ग्लूकोज फॉर्मेशन, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मेशन। फूड फॉर्मेशन भी लिख सकते हो आप सीधा। तो फूड फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन या रिडक्शन ऑफ CO2, यही दोनों चीज़ें फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो यही एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस को आप रिडक्शन ऑफ CO2 भी बोल सकते हो डायरेक्टली। क्लियर है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि ये जो दो स्टेप्स हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ CO2 इज द मेन बेसिक प्रोसेसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस के जो है वो मेन प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। अब अपन आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। सो देखिए, एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि जो CO2 है उसका रिडक्शन हो रहा है तो ग्लूकोज बन रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एरो पे लिख सकती हूँ कि ये जो कंप्लीट हुआ है ये है रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। एंड आप देखिए यहाँ पर वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों थे, उधर सिर्फ ऑक्सीजन बच गई, यानी हाइड्रोजन्स को बाय कर दिया गया, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन्स को बाय कर दिया गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकल गया है। तो वाटर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मैं बोल सकती हूँ इसको ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगी ना, उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है ना चीज़ें, ठीक है, सही है, बहुत सही प्रोसेस है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक प्रोसीजर आता है। तो आप देखें इस रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल जो है वो तो रिड्यूस हो रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ ही होते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ चलते रहते हैं, पैरेलली चलते रहेंगे, ऐसी रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं, कंक्लूजन है कि फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया आपका कंक्लूजन, ठीक है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और दोनों ही हो रहे हैं, रिडक्शन। सेकेंड स्टेप, इट इज़ अ फिजियोकेमिकल रिएक्शन। इट इज़ अ फिजियोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिजियोकेमिकल रिएक्शन नहीं है। फिजियोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब इस अर्थ पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे सनलाइट है उसका यूज़ करके हम किसी केमिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। या आप ये बोल सकते हो कि अगर अपन डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू किसी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं तो वो फिजियोकेमिकल प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर ये फिजियोकेमिकल प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या किया है, देखो CO2 और H2O का यूज़ करते हुए एक केमिकल बनाया। तो आप सोचोगे कि CO2 और H2O भी तो एक केमिकल के अंदर ही आ सकते हैं। अगर इनसे मिलकर बनी हुई चीज़ अगर केमिकल हो सकती है तो ये भी तो एक केमिकल के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सो ध्यान रखना कि जो भी केमिकल इस अर्थ पे प्रेजेंट है, केमिकल या मैटर, कुछ भी चीज़ें प्रेजेंट है, वो दो टाइप्स की हो सकती हैं। एक हो सकती है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। ये क्या चीज़ होती है ये थोड़ा अपने केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी समझ लो कि इस अर्थ पे जितने भी केमिकल्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनिक में और एक इनऑर्गेनिक में, ठीक है। अब इसके अंदर जो CO2 एंड H2 है ये हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस,
ठीक है, ये हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जबकि जो फूड जो बन रहा है ये ध्यान रखना ऑर्गेनिक है, ठीक है, कैसा है, ऑर्गेनिक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर जो है ये प्रोसीजर, ये रिएक्शन आपके कंप्लीट होती है। अब अपन आएंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, एक एक टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिटेल में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेप, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी अब हमको करना क्या है, जो अपने सनलाइट है उसकी मदद से हमें वाटर का मॉलिक्यूल को तोड़ना है, उसमें से हाइड्रोजन को निकालना है एंड देन हम हाइड्रोजन को CO2 में ऐड करेंगे। देखो हाइड्रोजन को CO2 में ऐड करना तो अपने सेकेंड प्रोसेस में आएगा, अभी हमें सिर्फ हाइड्रोजन को सेपरेट करना है वाटर से, ठीक है। सो देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात तो कि पहला स्टेप, ये जो पूरा प्रोसीजर है ना फोटोलाइसिस का जो है, इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब इस लाइट रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बाय क्लोरोफिल। सो हम क्लोरोफिल से जो है वो एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी है क्लोरोफिल के थ्रू जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एंड देन ये जो क्लोरोफिल ने एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करी है उसको ये वाटर पे अप्लाई करेगा और वाटर पे जब अप्लाई होगा तो वो वाटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लाइट रिएक्शन का सेकेंड स्टेप होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि जब फोटोलाइसिस होता है ना वाटर का, जब हाइड्रोजन आयंस वगैरह निकलते हैं तो वहाँ पर एक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। अब क्या मतलब है एनर्जी का फॉर्मेशन होना, थोड़ी सी समझिएगा। देखो क्या होता है, जब हम किसी का कोई बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है, अगर बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, कभी कभी हमें एनर्जी लगानी भी पड़ जाती है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो अधिकतर यही होता है कि बॉन्ड जब बॉन्ड टूटते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे वाटर के मॉलिक्यूल से तो उसमें से एक एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम उस एनर्जी को भी किसी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी ये क्लियर रखिएगा, जब वाटर का फोटोलाइसिस होगा तो एक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर। सो एसिमिलेटरी पावर फॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ करेंगे, ठीक है, स्वांगीकरण ऊर्जा का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, ठीक है, प्रकाश के द्वारा जल को तोड़ा जाएगा, फिर क्लोरोफिल के द्वारा जो सूर्य के प्रकाश है उसको अवशोषित किया जाएगा, फिर जल को तोड़ा जाएगा, फोटोलाइसिस होगा, फिर स्वांगीकरण ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। देखो एसिमिलेटरी पावर के साथ साथ यहाँ एक और पावर का फॉर्मेशन होता है जिसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर एंड रिड्यूसिंग पावर फॉर्मेशन। अब ये क्या होती है रिड्यूसिंग पावर फॉर्मेशन, समझ में आ जाएगा। अपचायक ऊर्जा बोलते हैं हम रिड्यूसिंग पावर को, अपचायक ऊर्जा जो किसी का अपचयन कर दे, रिडक्शन कर दे, ठीक है। और एसिमिलेटरी पावर को कहा जाता है स्वांगीकरण ऊर्जा, स्वांगीकरण ऊर्जा। चलिए देखते हैं भाई, देखो क्या होगा यहाँ पर। जैसे ही फोटोलाइसिस हुआ वाटर का तो देखो जब एक जल का अणु टूटता है, ठीक है,
एक जल का अणु टूटेगा तो यहाँ पर जो है वो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 H+ निकलेंगे, ठीक है, 2 H+ निकलेंगे। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो एक हाइड्रोजन होता है ना उसके पास में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइड्रोजन के पास में। तो 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास। लेकिन जब अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग हो जाते हैं और H+ जो है वो अलग हो जाता है। प्लस का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाएगा कि हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो 2 हाइड्रोजन 2 H+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1+ आता है ऊपर चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो +2 का चार्ज आता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो +3 का चार्ज आता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास है ही एक ही इलेक्ट्रॉन तो ईच हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा +1 की ही कंडीशन में होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर 2 H+ निकले हैं तो नो डाउट इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकले होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकले होंगे, ठीक है। साथ ही साथ में देखो यहाँ पर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको अपन कहते हैं ADP, ठीक है, ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पर क्या होगा कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ADP जो है उसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा और ये फॉर्मेशन कर लेगा ATP का। ये क्या है, एक फॉस्फेट है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। IP की फुल फॉर्म है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ समझना, ये जो ADP है, ADP ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है जिसको अपन कहते हैं ATP, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होती है उनके अंदर, ठीक है। और ये ATP जो है ये एक एनर्जी करेंसी है हमारी। हम जितनी भी वर्क कर रहे हैं ना और जो हमें पूरे दिन एनर्जी मिल रही है वो इस ATP के कारण मिल रही है। तो एक बात समझिएगा, जब अपन हाइड्रोजन से मतलब हाइड्रोजन जो है उसको वाटर से निकालेंगे, फिर अपन उसको जोड़ेंगे CO2 के अंदर तो हम उसका बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का अगर आपको बॉन्ड बनाना है ना, 2 चीज़ों के बीच में बॉन्ड बनाना है तो उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, उसमें एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। बॉन्ड टूटता है तो भी एनर्जी निकलती है और बॉन्ड बनते हैं तो भी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स की तो व्यवस्था कर रहे हैं कि CO2 में ऐड कर देंगे, लेकिन साथ साथ में हमें वो एनर्जी भी बनानी पड़ेगी जिस एनर्जी का यूज़ हम बॉन्ड बनाने में करेंगे आगे जा करके। तो यहाँ पर जो एनर्जी बनती है ना वो बनती है ATP के रूप में, ओके, क्या होती है, ATP के रूप में। ATP का मतलब होता है यहाँ पर कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, IP का मतलब है अकार्बनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जुड़ जाएगा तो 3 फॉस्फेट जुड़ गई डाई के अंदर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा ATP का, ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि 3 फॉस्फेट हो जाएगी अब, ठीक है। तो ये जो मैंने आपसे कही थी ना स्वांगीकरण ऊर्जा, एसिमिलेटरी पावर, तो इस ATP को ही हम स्वांगीकरण ऊर्जा कहते हैं, ATP को। और ये क्या काम आएगी, तो CO2 और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने में काम में आएगी। क्लियर है ना। चलिए, तो हम इस एनर्जी का भी यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन की व्यवस्था कर दी है, हाइड्रोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स भी लेके जाएगा। लेकिन अब हाइड्रोजन अगर अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ लेता तो ये अगेन H2 में कन्वर्ट हो जाता और स्टेबल हो जाता। बात समझना इस चीज़ को, स्थायी हो जाता, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अगर कभी हाइड्रोजन को और उसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री छोड़ दिया जाए तो ये हाइड्रोजन तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में मिलकर H2 बन जाएगा, और H2 जो होती है वो हाइड्रोजन की स्थायी अवस्था होती है, यानी स्टेबल फॉर्म। अगर कोई स्टेबल है ना, ठीक है, अगर कोई स्टेबल है तो वो कभी भी किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। क्या नहीं बनाएगा, किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हमें इसको स्टेबल होने देना ही नहीं है, हाइड्रोजन को किसी और के साथ जोड़ देंगे ताकि वो एक बार के लिए जो है वो स्टेबल ना हो पाए, ताकि उसको दोबारा जाकर CO2 में ऐड कर सके।
तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। ये जो इतनी बड़ी बात बोली है मैंने, ये क्या है? तो देखो, हाइड्रोजन को H2 बनने नहीं देना, ये बात समझना। अगर H2 में परिवर्तित हो गया तो वो CO2 के साथ जुड़ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है NADP+, ठीक है। NADP+, मैंने कहा था ना, प्लस का मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं उसको कहते हैं, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक ऐसा NADP मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ग्राही अणु है। ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा? कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दिख गए, मैं उसको ले लूँगा। अब जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, NADP, तो ये ध्यान रखना, NADP जो होता है ना, इसमें ऐसी पावर होती है कि वो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेता है। पीछे पीछे कहता है हाइड्रोजन, अरे अरे रुको 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 रुको, ये इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो मेरे हैं। तो NADP बोलता है ठीक है, फिर तू भी आ जा, मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे कोई साथ में आए कोई ना आए। तो हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के NADP के साथ जुड़ जाता है। मतलब हमको H2 बनने देना ही नहीं है, हमें सीधा उसको किसी के साथ जोड़ना है एक बार के लिए। तो यहाँ पर जाकर के क्या होता है समझना, यहाँ पर बनेंगे NADPH2, साथ साथ में यहाँ बन जाएंगे ATP। क्या बन जाएगा? ATP, ADP प्लस IP, ATP, एंड NADP+ जो है वो NADPH2 में परिवर्तित हो गया। अब ये जो NADPH2 है, समझना है, लास्ट चीज़ है आज की। NADPH2 जो है ना, ये क्या करता है? इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, अपचायक ऊर्जा। वहाँ पे लिखा है 3rd पॉइंट, अपचायक ऊर्जा, ठीक है। ये जो अपचायक ऊर्जा है, रिड्यूसिंग पावर, इसको इसलिए कहा गया क्योंकि अब ये जो NADPH2 है ना, ये CO2 के पास अगले स्टेप में जाएगा और जाकर के, जैसे CO2 है, ठीक है, उसके पास जाएगा तुरंत और कहेगा कि ये लो भाई, अपने हाइड्रोजन्स जो है वो आप ले लीजिए। क्या कर लो? अपने हाइड्रोजन्स जो है वो ले लीजिए, क्योंकि CO2 को तो हाइड्रोजन ही ऐड करनी है उसके अंदर। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के जो है वो CO2 के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही CO2 में हाइड्रोजन गया तो फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर क्योंकि देखो, CO2 में हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन कहते हैं, तो जो रिडक्शन करवा रहा है, जो उसको हाइड्रोजन दे रहा है, उसको रिड्यूसिंग पावर ही तो कहेंगे। और जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो इस बीच ये वाला ATP यहाँ पर हेल्प कर देगा। ये क्या कर देगा? यहाँ हेल्प कर देगा। तो ये एसिमिलेटरी पावर हो जाएगी हमारी, स्वांगीकरण ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो एसिमिलेटरी पावर का मतलब ATP और अपचायक ऊर्जा का मतलब यानी रिड्यूसिंग पावर यानी NADPH या NADPH2, ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि ये पूरा प्रोसीजर जो है इसे कहा जाता है लाइट रिएक्शन। इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम अगले स्टेप के अंदर जो है, अगले स्टेप में यही करेंगे कि कैसे NADPH2 CO2 को रिड्यूस कर देता है, वो हम पढ़ेंगे, जिसके कारण फूड फॉर्मेशन होगा। तो आज स्टूडेंट्स हमने लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप अगर इस टॉपिक को बार बार एक बार रिवाइज करेंगे ना, थोड़ा सा अगर आप बैक जा कर के, तो आप बार बार मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा। तो लेक्चर को थोड़ा सा आप पीछे लेकर के आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि 10th क्लास के अंदर जो है ये लेवल थोड़ा सा मैं कहती हूँ ज़्यादा है। लेकिन स्टूडेंट अगर अभी से आप उस लेवल की पढ़ाई करेंगे तो जब आगे बायोलॉजी लेंगे आप या वॉटेवर जो भी चीज़ें लेंगे, तो बायोलॉजी के अंदर ये आपके काम में आएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि 11th क्लास के अंदर जब बायो लेते हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, तब तक हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।